नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सारे लोग। मैं कुश बैरागी आप सभी का वेलकम करता हूं हमारे YouTube प्लेटफॉर्म करंट अफेयर्स अपडेटेड पर। साथियों, लास्ट लेक्चर में हमने सरकारी डेफिसिट्स, सरकार के घाटों के बारे में जान लिया था। राजस्व घाटा क्या है, प्राथमिक घाटा क्या है, प्राइमरी डेफिसिट्स क्या है, इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट क्या है, बजट डेफिसिट क्या है, राजकोषीय घाटा क्या है, ये सारी बातें मैंने आपको विस्तार से समझा दी थी। साथियों, मैंने आपको यह भी बताया था लास्ट के लास्ट लेक्चर में, जब कोई देश बार बार डेफिसिट करता है तो दुनिया में उसकी थू थू होती है, उसकी बेइज्जती होती है और क्रेडिट रेटिंग एजेंसी ऐसे देशों को घटिया रेटिंग देती है। और जिस देश को घटिया रेटिंग मिलती है उस देश में कोई भी विदेशी कंपनी निवेश करने से डरती है। और अगर आप चाहते हो कि आपके देश में मेक इन इंडिया जैसी पहले आगे बढ़ सके, आप चाहते हो आपका टूरिज्म सेक्टर बढ़ सके, आप चाहते हो फॉरेन कंट्रीज आपके देश में इन्वेस्टमेंट लाएं, आपके देश में प्रोडक्शन बढ़े, जीडीपी ग्रोथ हो, तो आपको चाहिए कि आपकी रेटिंग दुनिया के अंदर ऐसी एजेंसीज अच्छी दे रही हो और आपके पास भर भर के निवेश आए। इसके लिए और आपके पास भर भर के निवेश आए, इसके लिए आपको करना होगा अपने घाटे का मैनेजमेंट। अब बार बार भारत की सरकार को समझाया गया कि भैया ज्यादा घाटा करोगे तो ज्यादा लोन लेना पड़ेगा, ज्यादा लोन लोगे तो ज्यादा ब्याज देना पड़ेगा, ज्यादा ब्याज दोगे तो जहां मेन खर्चा करना है देश की जनता की सुरक्षा के लिए, देश की जनता के लिए हॉस्पिटल बनाने के लिए, वो सारा का सारा पैसा जाएगा केवल ब्याज के भुगतान में। तो भैया अगर मेरी जेब में 100 रुपए है, या तो मैं खाने पे खर्चा कर लूं या मेरे लोन के ऊपर उधार का ब्याज चुका दूं। अगर मैं उधार का ब्याज चुकाऊंगा तो मैं खाऊंगा क्या, हॉस्पिटल कैसे जाऊंगा। तो भारत सरकार भी वही काम कर रही है कि सरकार का जो मैक्सिमम पैसा आता है, एक बार तो यूपीएससी के अंदर क्वेश्चन आता है और उस साल के बजट में ऐसा डेटा भी था कि इन सारे चीजों में से जो विकल्प दिए गए थे, इन सभी विकल्पों में से सर्वाधिक खर्च सरकार किस चीज पर कर रही है। ऑप्शन नंबर ए सब्सिडी देने पर कर रही है, ऑप्शन नंबर बी पेंशन पर कर रही है, ऑप्शन नंबर सी रोड के निर्माण पे कर रही है, या ऑप्शन नंबर डी सरकार ब्याज के भुगतान, इंटरेस्ट पेमेंट पे अपना सर्वाधिक खर्च कर रही है। और आप विश्वास नहीं मानोगे साथियों, आंसर जो था यूपीएससी प्रीलिम्स का वो था भारत सरकार एक साल में सर्वाधिक खर्च ब्याज के भुगतान पे करती है। हालांकि इस बार के बजट के अंदर तो वो चीजें चेंज हुई होंगी, हम उसकी चर्चा कर रहे हैं, लेकिन भारत सरकार का कई बार ब्याज पर होने वाला भुगतान सबसे ज्यादा रहा है। और ब्याज क्यों ज्यादा रहा है? क्योंकि आपने ज्यादा उधार लिया है। तो सीधी बात है, उधार को कम करना बहुत आवश्यक है। यह बात माता पिता बच्चों को हमेशा समझाते हैं और मैंने आपको बार बार कहा है, इस देश के अंदर संसदीय शासन व्यवस्था को अपनाया गया है और इस देश में जो संसद है वो माता पिता या पेरेंट के रूप में काम करती है, जो सरकार है वो बच्चे के रूप में काम करती है। सरकार को पैसा खर्च करने से पहले माता पिता की परमिशन लेनी पड़ती है। इसलिए जब बजट 1 फरवरी को आएगा तो बजट उस देश में लागू नहीं होगा, पहले पार्लियामेंट उसे पास करेगी फिर उसे लागू किया जाएगा। मतलब मोदी जी को अपना हर पैसा खर्चा करने का हिसाब जिस माता पिता के सामने रखना पड़ता है उसका नाम है संसद। सरकार भी उन्हीं की बनती है जिसका बहुमत संसद में होता है। तो सरकार इंपॉर्टेंट नहीं है, पार्लियामेंट इंपॉर्टेंट है। इस बात को समझना भारत जैसे देश के अंदर, ये हमारी डेमोक्रेसी का रूल या एक आपको मामला देखने मिल सकता है। वास्तव में साथियों, जब माता पिता ने बार बार समझाया सरकारों की आपका फिस्कल डेफिसिट, राजस्व घाटा लगातार बढ़ते जा रहा है और ज्यादा घाटा करोगे तो बाद में आपकी कंडीशन भी श्रीलंका, नेपाल, पाकिस्तान जैसा होना स्टार्ट हो जाएगी। तो भैया जब सरकार को बार बार समझाया, सरकार नहीं मानी, तब पार्लियामेंट ने डिसीजन लिया 2003 के आसपास में कि हम एक काम करते हैं, कानून बनाते हैं और इस देश की सरकार से कहते हैं हमारे कानून का पालन करो। अभी तक तो हम तुमको समझा रहे थे, सलाह दे रहे थे, तुम सलाह मानने को तैयार नहीं हो। अब हम कानून बनाएंगे, इस कानून को आपको अपनाना पड़ेगा। जब इस कानून को आप अपना लोगे, इसके टारगेट्स को फॉलो करोगे, तब जाके आप बजट का प्रबंधन करोगे। यही कारण है सरकार साथियों देश के अंदर FRBM एक्ट को फॉलो करती है और यह कानून लाया जाता है इंडियन पार्लियामेंट के द्वारा, देश की संसद के द्वारा। आप बोलोगे सर ये FRBM का मतलब क्या है? सबसे पहली तो बैकग्राउंड भूमि यह है, एक ऐसा
ऐसा कानून जो पार्लियामेंट लाती है ताकि देश की सरकार, जो बच्चा है, वो नियंत्रित हो सके, कंट्रोल हो सके, अनुशासित हो सके, डिसिप्लिन में आ सके। अब डिसिप्लिन में लाना है तो क्या करना पड़ेगा भैया, आपको बच्चे को समझाना पड़ेगा कि भाई देख, जितनी चादर है उतने पैर फैला। अच्छा, यहां पर पहले एक शब्द मैं आपके सामने डिस्कस करता हूं, फिर पूरी कहानी को रिपीट करूंगा। एक शब्द बार बार आता है बजट को समझाते समय, उसका नाम है राजकोषीय समेकन या फिस्कल कंसोलिडेशन। तो प्रश्न आ सकता है कि राजकोषीय समेकन का मतलब क्या। तो एक आम बात, जब कोई व्यक्ति आपके सामने बार बार घाटे पे घाटा कर रहा होगा, तब उस व्यक्ति के सामने कुछ सजेशन देना कि भाई तुझे घाटा कैसे कम करना है, ये सारी बातों के जो उपाय हैं उसी को हम कहते हैं फिस्कल कंसोलिडेशन। मतलब फिस्कल कंसोलिडेशन के अंदर वो सारे इनिशिएटिव्स शामिल होते हैं जो देश की सरकार या किसी व्यक्ति के डेफिसिट को कम करते हैं। अब मैं आपको पूछता हूं, आप लोग बताओ भाई, अगर मैं बार बार घाटा करता हूं तो मैं कैसे अपने घाटे को कम करूं। तो आप सबसे पहले क्या बोलोगे, सर जितनी आपकी चादर है उतने पैर फैलाओ। बड़ी शानदार कहावत है, मतलब जितनी तुम्हारी आय है सर, तुम उतना ही खर्च करो। तुम कमा पा रहे हो 10,000 रुपए महीना और खर्च करने के सपने देख रहे हो 1 लाख रुपए महीना, तो किसी से लोन लेकर तुम 1 साल तो खर्च कर दोगे, लेकिन बाद में जो घाटा होगा तुम उसे झेल नहीं पाओगे। तो सीधी बात है, जितना आय उतना व्यय करो। आय और व्यय का मैनेजमेंट करना सबसे बड़ा राजकोषीय समेकन कहलाता है। और यही कारण है कि संसद बार बार फिस्कल कंसोलिडेशन की बात सरकार से करती है। समझ पा रहे हैं? और भी बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट पहला माध्यम आपको देखने मिलता है। और इसी फिस्कल कंसोलिडेशन को इस देश में लाने के लिए एफआरबीएम अधिनियम को लाया जाता है। आपके मन में एक सामान्य प्रश्न उठेगा कि सर इस एफआरबीएम कानून का मतलब क्या है। ये तो समझ में आ गया, ये फिस्कल कंसोलिडेशन घाटे को कम करने के लिए लाया गया है। फुल फॉर्म क्या है इसका, तो यहां पर देखिए, फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट, हिंदी में कहते हैं राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम। फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट, राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम, ये मामले आपको देखने मिल रहे हैं। तो फुल फॉर्म बड़ा इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में फुल फॉर्म आ सकता है, फुल फॉर्म गलत नहीं करना है। तो एफआरबीएम का मामला आ गया। एफआरबीएम को बनाया किसने, संसद ने बनाया। कब बनाया भैया, 2003 में बनाया। और जब 2003 में कानून बना तो संसद ने कहा इस पूरे कानून की बातें देश के अंदर 2004 से लागू होंगी और भारत की सरकार को इस कानून की बातों को मानना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि ये फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी और बजट के मैनेजमेंट के लिए लाया गया है। भारत सरकार को यह सिखाने के लिए लाया गया है कि तुम्हें बजट का प्रबंधन कैसे करना है, कैसे अपने घाटे कम करना है। इस कानून के माध्यम से कुछ लक्ष्य प्रदान किए जाएंगे, कुछ टारगेट्स दिए जाएंगे। इन टारगेट्स को सरकार को अपनाना होगा, सरकार को इन टारगेट्स पर मेहनत करना होगा, तब जाके आप ऐसे लक्ष्यों को प्राप्त कर पाओगे। और ये लक्ष्य प्राप्त हो गए साथियों। ये आपको सुनने में लग रहा होगा कि सर एफआरबीएम अधिनियम तो पुराना हो चुका है, लेकिन साथियों एफआरबीएम कानून चाहे पुराना है, 2003 का है, लेकिन ये आज भी एग्जाम के अंदर डिस्कस किया जाता है, इसलिए इसकी पृष्ठभूमि आपको पता होना चाहिए। इसी एफआरबीएम कानून से एक नया थॉट निकल के आएगा, एफआरबीएम रिव्यू कमेटी 2016 का। उसकी चर्चा हम आने वाली क्लास में करेंगे, लेकिन उसको समझने के पहले आपको ये बातें समझना पड़ेगी। मैं क्या बोल रहा हूं, पार्लियामेंट कानून लाती है, एफआरबीएम कानून 2003-2004 से लागू होगा, सरकार के लिए होगा, बजट का प्रबंधन करने के लिए होगा। इस कानून में कुछ लक्ष्य दिए गए हैं, इस लक्ष्य को प्राप्त सरकार को करना है। और सरकार से कहा गया 2004 से लेकर 2009 तक का समय है भैया, 31 मार्च 2009 तक आपके पास समय है। जो कर सकते हो करो, लेकिन इन लक्ष्यों की प्राप्ति करो। और आपको मजे की बात बता दूं, 2004 में जो व्यक्ति भारत के अंदर प्रधानमंत्री के रूप में है, जिसके सामने संसद ये कानून ला रही है, उनका नाम है मिस्टर मनमोहन सिंह जी। और मिस्टर मनमोहन सिंह जी को जब सुनाई देता है, एक तो वो इकोनॉमिस्ट, उनको जब सुनाई देता है कि लोग उनको कह रहे हैं कि बजट का प्रबंधन करो, यही कारण है कि मिस्टर मनमोहन सिंह जी इसी समय पर बजट घाटे को कम करने के लिए अमेरिका से, यूएसए से संतुलित बजट या जीरो बेस्ड बजटिंग के कॉन्सेप्ट को लेते हैं, जो मैंने लास्ट क्लास में आपको बताया है। तो एक प्रश्न आता है कि जीरो बेस्ड बजटिंग 2003-04 में ही मनमोहन सिंह क्यों लाते हैं, क्योंकि वास्तव में मनमोहन सिंह जी को उनके पिताजी यानी पार्लियामेंट के द्वारा सरकार के सामने ये कानून लाया जाता है। इसी कानून की बातों को लागू करवाने के लिए, अपने डेफिसिट को कम करने के लिए, अपना मैनेजमेंट सुधारने के लिए
यूएसए कॉन्सेप्ट को अपनाया जाता है। तो दोनों बातों को आपको कोरिलेशन यहां पर करना पड़ेगा। चलिए चर्चा करते हैं, जो एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि एफआरबीएम कानून 2003 के अंदर क्या क्या टारगेट सरकार को दिए गए। भैया जब ये कानून आया, सरकार के दोनों घाटे, राजस्व घाटा और राजकोषीय घाटा, रेवेन्यू डेफिसिट, फिस्कल डेफिसिट, दोनों आसमान को छू रहे थे, बहुत ज्यादा थे। तो यहां पर पहला टारगेट आया कि भारत सरकार को अपना राजस्व घाटा 2009 तक कम करके जीरो करना है। मतलब जितनी तुम राजस्व आय कमाओगे टैक्स से, नॉन टैक्स से, अगर तुमने 100 रुपया कमाया तो वेतन, पेंशन, सब्सिडी जैसी चीजों पर होने वाला रेवेन्यू एक्सपेंडिचर भी उतना ही होना चाहिए। 100 रुपए खर्चा करना है तो 100 रुपए कमाओ, अगर 100 रुपए कमाए हैं तो 100 रुपए ही खर्च करो। मतलब आपको अपना राजस्व घाटा 1 रुपए भी नहीं दिखाना है, जीरो करना है। और ये बहुत बड़ा टारगेट था। कुछ सालों के भीतर सरकार को, 4 से 5 सालों के भीतर अपना राजस्व घाटा शून्य करना है। महान टारगेट आपको एफआरबीएम 2003 अधिनियम में देखने मिला। समझ पा रहे हैं? दूसरा आपको एक और टारगेट देखने मिलेगा जो बार बार डिस्कस किया जाता है, सरकार को अपना राजकोषीय घाटा। आप सभी को पता है सरकार का जितना राजकोषीय घाटा होता है, सरकार उतना ही उधार लेती है बैलेंस बजट करने के लिए। तो सरकार को अपना राजकोषीय घाटा कम करके जीडीपी का 3% करना है भैया। अब आप बोलोगे सर ये जीडीपी का 3% का मतलब क्या होता है? एक बेसिक बात को समझना, तब जाके कहानी आगे बढ़ पाएगी। कहानी सिर्फ इतनी सी, मान के चलो देश की जीडीपी, देश का कुल उत्पादन 100 रुपए है, तो 100 रुपए का 3% कितना होता है? आंसर है 3 रुपए। और साथियों 3% मतलब 3 रुपए। और आप सभी को पता है जितना राजकोषीय घाटा होता है सरकार उतना उधार ले सकती है। मतलब सीधी बात है, संसद ने सरकार को इतनी परमिशन दी कि तुम अपने बजट के मैनेजमेंट में 3 रुपए तक का उधार ले सकते हो। मतलब तुम्हारा फिस्कल डेफिसिट जितना जीडीपी है उसका 3% हो सकता है। अगर तुम्हारी जीडीपी 1000 रुपए है तो 1000 का 3% तक का तुम्हारा घाटा हो सकता है। क्योंकि हम सभी जानते हैं यदि कोई बिजनेसमैन बड़ा व्यापार करना चाहता है तो उसको लोन लेना पड़ता है, थोड़ा बहुत घाटा झेलना पड़ता है। तो भारत इज अ डेवलपिंग नेशन, भारत विकासशील देश है, तो थोड़ा बहुत घाटा चलता है। सरकार को खर्चा भी करना है, लाडली बहना चलाना है, रोड बनाना है, सारा काम करना है, तो थोड़ा बहुत घाटा चलेगा। लेकिन कितना? केवल 3% का। अभी जो तुमने ज्यादा घाटा करके रखा हुआ है उसे साल साल फेज आउट मैनर में कम करो। 2009 के वित्तीय वर्ष तक आपको जीडीपी का 3% तक अपना फिस्कल डेफिसिट करना अलाउड है। इसके ऊपर निकला तो मतलब मनमोहन सिंह जी आप सही काम नहीं कर रहे हो, देश की सरकार सही काम नहीं कर रही है और आप एफआरबीएम कानून को पूरा नहीं कर रहे हो। तो दो शानदार टारगेट थे, पहला जीरो करना रेवेन्यू डेफिसिट और दूसरा है 3% करना। किसका? जीडीपी का 3%। जितनी जीडीपी उसका 3% तक आप उधार ले सकते हो। फिस्कल डेफिसिट के ऊपर बात चल रही है। अब प्रश्न आता है कि भैया 2004, 5, 6, 7, 8, 9 आ गया। अब प्रश्न आया कि 2009 आ चुका है, अब हम थोड़ा मूल्यांकन कर लेते हैं, वैल्यूएशन कर लेते हैं कि क्या मामला, सरकार ने क्या इन टारगेट्स को प्राप्त किया। तो आंसर मिला कि भैया सरकार इन लक्ष्यों को हासिल करने में असफल रही। जब संसद ने पूछा, देश की जनता ने पूछा, मीडिया ने पूछा कि आप इन टारगेट्स को पूरा क्यों नहीं कर पाए, क्या आपको राजकोषीय समेकन बिल्कुल नहीं करना, आप लोग क्या घाटे में देश को बर्बाद कर दोगे, क्या घाटे का मैनेजमेंट आप बिल्कुल नहीं करना चाहते? तो भारत सरकार ने आंसर दिया कि हम लोग बिल्कुल देश के अंदर घाटे का मैनेजमेंट करना चाह रहे थे, फिस्कल कंसोलिडेशन करना चाह रहे थे, एफआरबीएम की बातों को लागू करना चाह रहे थे, अपने फिस्कल डेफिसिट कम करना चाह रहे थे। लेकिन एक दिक्कत आ गई हमारे सामने। उस दिक्कत का नाम था कि भैया 2007-8 में अमेरिका जनित फाइनेंशियल क्राइसिस, एक मंदी पूरी दुनिया में फैल गई। जब अमेरिका में मंदी आई तो उसका प्रभाव भैया भारत में भी पड़ने लगा। और जब हमने अपने आरबीआई केंद्रीय बैंक से पूछा कि भारत को ऐसे रिसेशन में ना डाला जाए, कैसे हम अपने भारत की रक्षा करें, तो आरबीआई और सरकार दोनों ने ही कहा कि देश की सरकार भारत को तब मंदी से बचा सकती है या इस नेगेटिव इंपैक्ट से बचा सकती है जब देश की सरकार मार्केट के अंदर ज्यादा खर्च करेगी, ज्यादा व्यय करेगी। क्योंकि आप सभी को पता है साथियों, मैंने बताया लास्ट क्लास में, मंदी से बचने के लिए सरकार को ज्यादा खर्चा करना पड़ता है। सरकार खर्चा ज्यादा करेगी तो फ्लो ऑफ मनी मार्केट में बढ़ जाएगा, फ्लो ऑफ मनी बढ़ जाने से मार्केट में प्रोडक्शन बढ़ेगा,
इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा और मंदी खत्म हो जाएगी या मंदी नहीं आएगी। तो सरकार कहती है कि हम भी सब कुछ ठीक कर रहे थे, लेकिन ऐसी मंदी से बचने के लिए हम लोगों ने अपने एक्सपेंडिचर को, मेनली कैपिटल एक्सपेंडिचर को बढ़ाया, और एक्सपेंडिचर बढ़ने के चलते जो हमारा घाटा कम होना था वो घाटा कम नहीं हो पाया और हम ये जो टारगेट्स है वो पूरे नहीं कर पाए। तो सो सॉरी अबाउट दिस, लेकिन हमें देश को मंदी से बचाना था, यही कारण है कि एफआरबीएम के कानूनों की बात हम लागू नहीं कर पाए। तो ये थी पूरी कहानी। सरकार ने एक मामला अपना एक्सक्यूज दे दिया और सरकार बच के निकल गई। तो भैया यहाँ पर एफआरबीएम आवश्यक तो था देश के इतिहास में सरकार को बजट मैनेजमेंट में लाने के लिए, लेकिन वास्तव में प्रैक्टिकली इसका बहुत सकारात्मक प्रभाव आपको देखने नहीं मिला। सरकार इधर उधर घुमा घुमा के सरकार ने सारी बातों को निकाल दिया। साथियों, अगली क्लास में मैं फिर आपको बताऊंगा कि मोदी सरकार जब आती है तो मोदी जी फिर से एफआरबीएम रिव्यू कमेटी बनाते हैं 2016 में। वो फिर से सरकार को नया टारगेट देती है और फिर से मूल्यांकन होता है कि मोदी सरकार इन लक्ष्यों को प्राप्त कर पाई कि नहीं कर पाई। अब ये कहानी आपको अगली क्लास में सुनने मिलेगी।